नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों पर विचार विमर्श किया था और हमने भूगोल के बारे में, जनसंख्या के बारे में यह समझने का प्रयास किया था कि ये जो कारक हैं जो राष्ट्रीय शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं। इसी क्रम में हम आज तकनीकी ज्ञान के बारे में विचार विमर्श करेंगे, जो कि राष्ट्रीय शक्ति का एक अहम तत्व है। यदि हम तकनीकी ज्ञान के बारे में विचार विमर्श करें तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तकनीकी का आशय क्या होता है। तकनीकी को दूसरे शब्दों में प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो विज्ञान की पद्धतियां हैं, नई नई पद्धतियां हैं, उनका आम जनजीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग किया जाए ताकि जनजीवन सरल हो, सुविधाजनक हो और सुखमय हो। इस प्रकार ये जो कारक है, यानी तकनीकी ज्ञान का कारक है, ये किसी राष्ट्र की शक्ति में बढ़ोतरी में अहम भूमिका अदा करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति जैसे ही इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड में एक राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ोतरी हुई और उसने विभिन्न देशों को अपने उपनिवेश बना लिया, यानी उनको अपने अधीन कर लिया और उनको कच्चे माल का एक यंत्र मानने लग गया। इस प्रकार तकनीकी हर क्षेत्र में अपनी अद्वितीय योगदान देता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, या फिर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, या औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, या युद्ध संचालन हो। तकनीकी शोधों का हमेशा प्रभाव रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन ला देती है और ये किसी देश के पास जितनी प्रौद्योगिकी होती है वह देश उतना ही ज़्यादा समृद्धशाली होता है और वह उतना ही शक्तिशाली होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी उतनी ही प्रभावी भूमिका होती है। जैसे हम जापान को देखते हैं, जापान के पास न ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर भी वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा करता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करें कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम गिराए तो उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। वह देश बर्बादी के कगार पे आ गया था, लेकिन अपनी तकनीकी ज्ञान के चलते उसने अपने देश का नवनिर्माण किया, पुनर्निर्माण किया और आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तकनीकी ज्ञान किसी राष्ट्र की शक्ति में बढ़ोतरी करने में अहम साधन होता है। तकनीकी के बारे में हम ज़्यादा विचार विमर्श करें तो तकनीकी प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग लाई जा सकती है। जैसे सैनिक क्षेत्र में तकनीकी, तो सैनिक तकनीकी की बात करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे वो सेनाओं के द्वारा आमने सामने लड़े जाते थे। उसमें तकनीकी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। युद्ध जो लड़े जाते थे उनके साधन थे जैसे तीर कमान, इसी प्रकार भाले, ये युद्ध के साधन होते थे और सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने युद्ध लड़ती थी। लेकिन इस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में तकनीकी ने इतना योगदान दिया कि आज पूरे का पूरा युद्ध का स्वरूप परिवर्तित हो गया। आज सैनिक तकनीकी के विकास में बढ़ोतरी होने के कारण युद्धों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया और पूरा विश्व आज के समय एक आतंक के दौर से गुजर रहा है। आतंक का दौर मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आज विश्व में जैविक हथियार हों या अणुबम हों या फिर
और मिसाइलें हों, यानी युद्ध की नई नई सामग्रियां आ गई हैं, जिससे पूरा विश्व एक भयभीत सा हो रखा है। जैसे हमने 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट देखा था हैं, और जैसा हमारे पड़ोसी देश के पास परमाणु बम है, वो बार बार भारत को क्या है धमकी देता रहता है कि पड़ोसी देश उसको कमज़ोर न समझे। तो कहने का मतलब ये है कि तकनीकी ने सैनिक क्षेत्र में या रक्षा क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया है और इसने राष्ट्रों को शक्तिशाली बनाया है। इसी प्रकार औद्योगिक तकनीकी, जब तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाती है तो उसे औद्योगिक तकनीकी के नाम से जाना जाता है। अब इस तकनीकी ने उद्योग जगत में एक परिवर्तन ला दिया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड ने अपने देश में इतने उद्योगों की स्थापना की और अन्य देशों को कच्चे माल के लिए उपनिवेश बनाया, और इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने ज़्यादा से ज़्यादा देश की समृद्धि बढ़ाई। और इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि इससे विश्व में साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, आर्थिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ और पूंजी का प्रवाह विश्व में हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति भी किसी देश को शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो देश जितना औद्योगिक संपन्न होगा वह देश उतनी ही प्रगति करेगा। नेक्स्ट है संचार तकनीकी। संचार तकनीकी में हम आवागमन के साधनों का और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हैं। आज आवागमन के साधनों का जिस तरीके से विकास हुआ है और संचार के साधनों का जिस तरीके से विकास हुआ है, कंप्यूटर क्रांति का, सूचना प्रौद्योगिकी का जिस तरीके से विकास हुआ है, पूरी दुनिया एक नगर में, गांव में समा गई है, जिसको वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि तकनीकी ज्ञान किसी देश को शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह राष्ट्र शक्ति का अहम तत्व है। अब नेक्स्ट जो राष्ट्र शक्ति का तत्व है वह है विचारधारा। विचारधारा का सीधा मतलब ये है कि ये एक विचारों का समुच्चय होता है, जिसकी एक सुनिश्चित दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है, और वह उस दृष्टिकोण के आधार पर विश्व की व्याख्या करता है। इस प्रकार विचारधारा एक अमूर्त प्रत्यय है, यानी हम जो शक्ति के कुछ तत्व तो स्थायी होते हैं, जैसे भूगोल, जनसंख्या, ये तो क्या है शक्ति के स्थायी तत्व होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन विचारधारा समय के अनुसार हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। तो ये एक अप्रत्यक्ष तत्व है जो दिखाई नहीं देता। विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ोतरी करती है। यह राष्ट्रीय शक्ति में इस सेंस में बढ़ोतरी करती है कि यह लोगों को एक करने में, यानी उनमें लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती है, लोगों में समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये जो विचारधारा है उसने पूरे विश्व को 1945 के बाद में दो गुटों में विभाजित कर दिया था, जिसमें एक गुट था साम्यवादी गुट और दूसरा गुट था पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस प्रकार हम मानते हैं कि समकालीन समाज में भी अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं, जैसे पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, फासीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा आदि ऐसी विचारधाराएं हैं। लेकिन आज जो सर्वमान्य विचारधारा है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, जो पूरे देश विश्व में मान्य है। इस प्रकार विचारधाराएं ही भी राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ोतरी करने का अहम कारक है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है वो है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र भी अमूर्त होता है, अदृश्य होता है और यह मानवीय तत्व है। अब
राष्ट्रीय चरित्र को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो इसका सीधा सा आशय ये है कि किसी देश के निवासियों के सामान्य सामूहिक गुणों को राष्ट्रीय चरित्र से संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है। नेहरू जी का कथन है कि भारतीय लोगों का राष्ट्रीय चरित्र तब दिखाई देता है जब उन पर संकट पड़ता है। इसी प्रकार अमेरिकी लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका चरित्र व्यक्तिगत प्रेरणा और आविष्कार की क्षमता से परिपूर्ण होता है। ब्रिटिश नागरिकों के लिए कॉमन सेंस की उपमा दी जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय चरित्र भी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। जो नेक्स्ट बिंदु है उसका वो है राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय मनोबल, इसका सीधा अर्थ ये है कि एक राष्ट्र का सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण होता है जिससे सरकार को समर्थन मिलता है और आम जन सरकार की नीतियों का इस आधार पर समर्थन करती है कि वो लोक कल्याणकारी है। जनता के समर्थन के इस अमूर्त भाव को राष्ट्रीय मनोबल की संज्ञा दी जाती है। मनोबल का एक अंश है बलिदान की तत्परता। राष्ट्रीय संकट के समय जिस देश के निवासियों का मनोबल जितना ऊंचा होता है वह देश संकटों से सामना करने में उतना ही सफल होता है। जिस प्रकार 1971 की जो लड़ाई थी वो हम देखें तो ये भारत ने राष्ट्रीय मनोबल से ही जीती थी, क्योंकि भारत के पास इतने सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को युद्ध में मात दी गई, जबकि उनकी तरफ पाकिस्तान की तरफ महाशक्ति सम्मिलित हो गई थी। फिर भी भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया। इस प्रकार राष्ट्रीय मनोबल भी राष्ट्रीय शक्ति का एक सूक्ष्म और प्रभावकारी तत्व है जो कि अमूर्त भाव लिए हुए होता है। बिना मनोबल के कोई भी सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है वो है नेतृत्व। राष्ट्रीय नेतृत्व, बिना नेतृत्व के कोई भी राज्य अपने को शक्तिशाली नहीं बना सकता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सके उसके लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और कुशल नेतृत्व के लिए उच्च गुणों वाले नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के अनेक कारक होते हैं, जिनमें भूगोल भी आता है, जनसंख्या आती है, तकनीकी ज्ञान, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, इसी प्रकार सैनिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता आदि ऐसे कारक हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ोतरी के साधन भी होते हैं और उनके माध्यम से कमी भी हो सकती है।